या आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द लोपिस्तान मीडिया। आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आए हैं, ऐसे गेस्ट को हमने इनवाइट किया है जिनका ताल्लुक रियल स्टेट से है। 10-12 साल का उनका एक्सपीरियंस है रियल स्टेट में। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रियल स्टेट में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो जो मसाइल होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के दौरान उनको कैसे फेस करना चाहिए। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर हसाम का। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस शो में आने के लिए। और सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। प्लेजर इज़ ऑल माइन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच हसाम भाई। हसाम भाई, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आपका माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। 12 साल प्लस का आपका एक्सपीरियंस है रियल स्टेट में। हम्म। आपने रियल स्टेट में आने का कैसे सोचा? क्या आपके माइंड में आया कि मुझे यार रियल स्टेट में ही जाना चाहिए? हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। इट वाज माय प्लेजर जी। रियल स्टेट वाज माय इंटरेस्ट, माय पैशन, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। और उसमें मुझे रियल स्टेट इंडस्ट्री ने हमेशा सपोर्ट किया मेरी इन्वेस्टमेंट्स में। और मेरा ये शौक़ भी था, ये इंडस्ट्री भी मुझे पसंद थी। और आप देख रहे हैं कि आज लाहौर में या स्पेशली पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि माय डिसीजन वाज वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हम्म। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा हसाम भाई, मुझे बताएंगे कि आपकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्या थी? हम्म। और हम्म। अब अगर आपके पास 10 लाख हो या 20 लाख हो, हम्म। जो एक नॉर्मल आदमी के पास होते हैं, एक हम्म। मिडिल क्लास में सेविंग की होती है, या आपके पास हो 10 से 20 लाख, तो हम्म। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज अ रेजिडेंशियल प्लॉट जी। और मैंने एक सोसाइटी में 10 मरला का प्लॉट ख़रीदा था। तो वो मेरी एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी प्रॉफिटेबल। और आफ्टर 3 इयर्स आई सोल्ड इट इन अ वेरी गुड प्राइस। तो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और आज अगर आप 10 या 20 लाख की बात करें तो मैं ये मशवरा दूंगा कि एक कम बजट वाले कस्टमर को या इन्वेस्टर को कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे आपको स्क्वायर फीट्स में, कमर्शियल शॉप्स में या आपको फूड कोर्ट्स में काफ़ी ऑप्शंस ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विद दिस मिनिमम बजट। अच्छा हसाम भाई, मुझे आप बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान के रियल स्टेट में एक आर्टिफिशियल बबल बन चुका है। फेक काफ़ी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई अग्री। आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होता है, बट ओवरऑल कंप्लीट मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट का कुछ पोर्शन है जिसमें आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। द मेजर रीज़न इज कि बहुत सारे लोग प्लॉट्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, और उनका सोल पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है रादर देन फॉर द ओन पर्सनल लिविंग। ये चीज़ भी मार्केट में बबल क्रिएट करता है और आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करता है। डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई जब अनबैलेंस होगी तो ये गैप हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि जैसे फाइल्स की ओवर सेलिंग होती है, उस ओवर सेलिंग की वजह से भी ये हाइप क्रिएट होती है। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए मैं कस्टमर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दबाजी ना करें प्रॉपर्टी के फैसले में, और तमाम चीज़ों को देख के, अपनी वेरिफिकेशंस करके, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देख के फिर इन्वेस्ट करें। अच्छा हसाम भाई, क्या फिर ये फाइल में लोगों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब ये ओवर सेलिंग एक मार्केट में हो रही है, हम्म। तो फिर इनको कैसे इनको बचा जाए इनसे? फॉर एग्जांपल है कि एक आम आदमी को तो नहीं पता कि एक जो सोसाइटी है उसके पास कितने प्लॉट हैं। वो जब आप जाते हैं तो वो आपको फाइल देते हैं, तो एक आम आदमी को तो इस चीज़ का आइडिया नहीं कि कितने फाइल है। तो कैसे इस चीज़ से बचा जाए? उनको क्या वेरिफिकेशन करवानी चाहिए? क्या चीज़ इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए, हम्म। या इस तरह का होना चाहिए कि वो इन चीज़ों से बच सके? हम्म। जी लगारी साहब, इसमें बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है कि कस्टमर्स हमेशा गवर्नमेंट के जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे तमाम मालूमात को चेक करें। अब तो हुकूमत ने काफ़ी फैसिलिटेट कर दिया है इस मामले को। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं जहाँ पे इन तमाम चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए बाकायदा अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। और इस सिलसिले में कस्टमर्स हमेशा अपनी कंप्लीट वेरिफिकेशन इन कंसर्न डिपार्टमेंट से करने के बाद, उसके बाद मार्केट को स्टडी करने के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट है।
वो इन तमाम चीज़ों की बजाय वो सिर्फ डिलीवरी को देखता है, वो प्रोग्रेस को देखता है, वो डेवलपमेंट को देखता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग अगर जल्दबाजी में फैसला करते हैं तो फिर वो अक्सर औकात इस फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं। सही। मतलब उनको टाइम निकालना चाहिए, जाके मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए, वेरिफिकेशन चीज़ें करवानी चाहिए, देन वो कोई अपना इनिशिएटिव ले। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली अगर आप एक अपनी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे पार्क करने जा रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें, वर्ड ऑफ माउथ को फॉलो मत करें, और लोकेशन, डेवलपर क्रेडिबिलिटी और उसके तमाम एनओसीज और अप्रूवल्स को देखने के बाद फैसला करें। तो सर ये हसाम भाई, ओवरसीज जो हमारे हम्म, हैं भाई हम्म, हैं, हम्म, वो भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं हम्म, तो उनका यहाँ पे आना नहीं होता, मतलब हम्म, वो नहीं आ सकते, हम्म, तो वो एक अपने पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर ट्रस्ट करके हम्म, चीज़ें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाज़ औक़ात होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता हम्म, है। तो उन लोगों को कैसे बचना चाहिए? क्या वो अपनी फैमिलीज़ को भेजें, या किस तरह से उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, टैकल करना हम्म, चाहिए अगर वो पाकिस्तान से दूर हैं? हम्म। लगारी साहब, इसमें आजकल के दौर में ये चीज़ें काफ़ी कन्वीनियंट हैं। आपके पास मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए आप वर्चुअल टूर्स कर सकते हैं। आप तमाम तर चीज़ें एक ऑफ साइट बैठ कर भी देख सकते हैं। नॉट इवन अगर आप ओवरसीज़ हैं तो इसके अलावा भी अगर आप अदर सिटी में भी हैं या ऑफ साइट हैं किसी अदर लोकेशन पे हैं तो आप डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हुए साइट तक एक्सेस अपनी वर्चुअली कर सकते हैं। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को भी कि आप वर्चुअली उस साइट को विजिट करें, उसके एनओसीज देखिए और उसके तमाम रेलेवेंट जितने भी आपके क्यूरीज हैं, कंसर्न्स हैं, उन्हें एड्रेस करने के बाद फिर आप फिजिकली किसी को वहाँ विजिट के लिए भेजें और फिर अपना फैसला करें। अच्छा साम भाई, हमारे ओवरसीज जो क्लाइंट हैं, कुछ टाइम पहले हमारे पाकिस्तान में जो हालात थोड़े से ख़राब हुए, हम्म, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उनके प्लान्स चेंज हो गए। हम्म। तो अब आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे ओवरसीज़ को, कि अब इस टाइम क्यों वो इन्वेस्टमेंट करें और हालात कैसे बेहतर हैं उनके लिए? लगारी साहब, इसमें आप ये देखिए कि इस वक्त एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है मार्केट में, हम्म, बट पाकिस्तान इज स्टेबल, पाकिस्तान इकोनॉमी इज स्टेबल और पाकिस्तान में आपकी कस्टमर की इन्वेस्टर की सिक्योरिटी जो है दैट इज वेरी मच स्टेबल। एज फार एज अदर गल्फ कंट्रीज आर कंसर्न, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इस वक्त महफूज कंसिडर की जाती है। सही। पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान महफूज है और पाकिस्तान में ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा चार्म है। गवर्नमेंट इज स्टेबल, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव और टैक्सेस की मद में काफ़ी उनको रिलीफ्स हैं और इस वक्त वहाँ पे करेंसी जो है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और इस वजह से उनकी करेंसी बढ़ रही है। हम्म, तो इसलिए ओवरसीज इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। उनको मतलब यहाँ पर किस तरह के सर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हम्म, उनको फ़ायदे मिल सकते हैं अगर वो हम्म, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान हम्म। में? देखिए, इस वक्त लाहौर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। लाहौर की एक्सपेंशंस भी हो रही हैं इस वक्त। इन कमर्शियल कॉरिडोर्स के साथ साथ आपकी बिजनेस एक्टिविटी कनेक्टेड है। ऐसे कॉरिडोर्स में इन्वेस्ट करें, ऐसी लोकेशंस पर इन्वेस्ट करें। उसकी एक क्लियर एग्जांपल है पाइन एवेन्यू रोड लाहौर, जिसकी इस वक्त पूरे लाहौर में हाइप चल रही है। सही। पाइन एवेन्यू पे डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक विजन के साथ बनाए जा रहे हैं। तो पाइन एवेन्यू पे इन्वेस्ट करें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपकी कम्यूट बहुत इजी है, आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट कॉरिडोर्स के साथ हो रही है, मोटरवेज हैं, रिंग रोड्स हैं, आपकी स्ट्रक्चर रोड्स हैं। तो इस तरह की ऑप्शंस को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सही है। तो आपके लिहाज से कि पाइन एवेन्यू इस टाइम लाहौर का फ्यूचर माना जा रहा है? एग्जैक्टली पाइन एवेन्यू लाहौर का एक फ्यूचर भी बन रहा है और लाहौर की तेज़ी से बढ़ती हुई कमर्शियल हार्ट बीट बनती जा रही है। सही है। ठीक है। अच्छा साम भाई, मुझे बताएंगे कि अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहें ओवरसीज़ को, या हमारे किसी भाई को जो इस टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम्म। कि उनको किस सिटी में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि उनको लगे कि आगे आने वाला टाइम उस सिटी का है? देखिए, इसमें बहुत से सिटीज़ हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी एक सिटी का नाम तो नहीं ले सकता। देखिए, उनमें जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें आपके पास लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है। हर सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। लाहौर एक तेज़ी से बढ़ती हुई कमर्शियल हब बन रहा है। लाहौर में काफ़ी एक्सपेंशंस हो रही हैं। कराची ऑन अ हायर साइड, कराची तो पूरे मुल्क का एक एक इकोनॉमिकल इंजन है जो कि पूरे मुल्क को ड्राइव करता है।
इस्लामाबाद कैपिटल की इन्वेस्टमेंट भी सेफ कंसिडर की जाती है। इंडस्ट्री के लिहाज से फैसलाबाद को कंसिडर किया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एज फार एज कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या एक सेफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, लाहौर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम्म। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे पाइन एवेन्यू की, तो पाइन एवेन्यू के ऊपर इस वक्त पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा फोकस्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ें इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सही। तो पाइन एवेन्यू के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ से आपको रेंटल्स अच्छे मिल सकते हैं, आपको कैपिटल गेन्स अच्छे मिल सकते हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे विजन के साथ क्रिएट किए जा रहे हैं और जिनमें बहुत सारी वैल्यू ऐड की जा रही है। सही है। अच्छा साहब भाई, ये तो देखे ना, पाइन एवेन्यू एक लाहौर का कमर्शियल हब बन रहा है, जैसे आपने बताया। वहाँ पर काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। क्या सर वहाँ एक आम आदमी जिसके पास मिडिल क्लास है, उसने 5 से 10 लाख या 15 लाख भी उसने जमा किए हुए हैं, क्या वो इतने बड़ी कमर्शियल में, इतनी जो कम्युनिटी ग्रो रही है उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? उसके लिए ऑप्शन है या उनके लिए वो चीज़ पाइन एवेन्यू नहीं कंसिडर की जा रही? जी बिल्कुल, पाइन एवेन्यू के ऊपर इस वक्त आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट कैपिटल से लेके एक बड़े इन्वेस्टमेंट कैपिटल तक की भी कंसिडरेशन की जा सकती है। देखिए, पाइन एवेन्यू के ऊपर इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में एक स्मॉल टिकट साइज से एक बिगर टिकट साइज की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनमें आप एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में अपनी एक छोटी कमर्शियल स्पेस खरीद कर उस पर अच्छा रेंटल गेन हासिल कर सकते हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टर एक बड़े डेवलपर के साथ मिलकर अर्ली स्टेजेस पर उसका पार्टनर बनकर बहुत फ़ायदा हासिल कर सकता है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए या स्मॉल कैपिटल के साथ हमारे पास जितने भी कस्टमर्स हैं, या अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहे, इस कमर्शियल कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहे, तो हमारे पास बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में बहुत सी ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। उनमें आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल स्पेसेस और कमर्शियल कियोस्क की फॉर्म में एक छोटी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी आपको अच्छा रेंटल और अच्छी आरओआई मिल सकती है। इस रोड के ऊपर इस वक्त जो कैपिटल गेन है दैट इज़ ऑन अ हायर साइड। ठीक है। अच्छा आसाम भाई, आपने बताया कि कैपिटल गेन और आरओए का एक आम आदमी जो है, ये तो रियल एस्टेट की टर्म है ना, हमें पता है, आपको पता है। एक आम आदमी को नहीं आइडिया होगा कि वो आरओए कैसे ले सकता है, कैसे उसको रेंटल इनकम आ सकती है। तो इसको आप कैसे सादा अल्फाज में बताएंगे कि ये चीज़ होती है, इसके ये बेनिफिट होते हैं, ऐसे आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं? देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक अच्छी लोकेशन पर मौजूद है और एक अच्छे विजन के साथ वो तमीर की गई है, बिल्कुल। ऐसी प्रॉपर्टी आपको एनुअल रेंटल भी देगी, मंथली रेंटल भी देगी और आपको एनुअल कैपिटल गेन भी देगी। तो ये ओवरऑल दोनों चीज़ें मिलकर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्रिएट करती हैं। ऐसी लोकेशंस के ऊपर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा बाकी लोकेशंस या रेजिडेंशियल्स के मुकाबले में हमेशा ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। सही है। अच्छा, ये कंपनीज आपको फॉर एग्जांपल, मैं एक आम आदमी हूँ, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे पास 20-30 लाख थे, मैंने वो आपके पास में आया हूँ, आपको आके मैंने अपनी पेमेंट दी है, मैंने समझे आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया। क्या मुझे आप हर मंथ देंगे या साल में मुझे आप रिटर्न देंगे जो आप बता रहे हैं? इसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, इसमें दोनों तरह की ऑप्शंस कंसिडर की जाती हैं। एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ ऑफर की जाती है। यू हैव टू पे द डाउन पेमेंट और उसके बाद यू विल फॉलो द इंस्टॉलमेंट प्लान, और कंप्लीशन के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट भी कर सकते हैं। आप पोजेशन लेके खुद से भी वहाँ कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको रेडी रेंटल इनकम प्रोवाइड करती हैं। सही। उनमें बहुत सी प्रॉपर्टीज इस वक्त पाइन एवेन्यू पर अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी फुल लमसम पेमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं एंड यू कैन गेट द रेंटल फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ। अच्छा। और उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो महफूज है, प्रॉपर्टी यूनिट को आप ओन करते हैं, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छी रेंटल इनकम मिल रही है, दैट टू विद द एनुअल कैपिटल गेन ऑल्सो। अच्छा साहब भाई, ये जो रेंटल इनकम आती है, आपकी नज़र में क्या ये चीज़ सही है, या लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा आपको देखने को मिलती हैं, बट वट वी आर ऑफरिंग, हम इसको मार्केटिंग इंसेंटिव या एक डिस्काउंट रेंटल कंसिडर करते हैं। ठीक है। एक ऐसा डिस्काउंट, एक ऐसा रिबेट या एक ऐसा इंसेंटिव जो हम अपने कस्टमर को अगेंस्ट द फुल लमसम पेमेंट
अकोमोडेट करने के लिए ऑफर करते हैं। सही है। और ये रेंटल डिस्काउंट या ये हम्म। इनकम जो है, रेंटल इनकम जो है, हम्म। ये हम अपने कस्टमर को टिल पोजेशन ऑफर करते हैं। जब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, जब तक हम आपकी प्रॉपर्टी तैयार करके आपके हैंडओवर नहीं करते, तब तक यू कैन एंजॉय दिस डिस्काउंट रेंटल और दिस कैशबैक। अगर हम समराइज करें इस बात को, तो इट्स अ कैशबैक इफेक्टिव ऑन योर फुल पेमेंट। सही। अगर कोई कस्टमर हमारे पास फुल पेमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं, लमसम पेमेंट पे हमसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो until the possession is delivered, we will give them the cash back in the form of monthly discount या in the form of monthly disbursement. सही है। सही है। मतलब जो एक बंदा अपनी अमाउंट जो है वो बैंक में रखवा रहा है, उससे बेहतर है कि उसको यार रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी भी बन जाए, और जो आपको बैंक मार्कअप दे रहा होता है 12% समथिंग कुछ चल रहा है इस टाइम, तो वो आपको वहां से जनरेट हो, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और आपकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। Exactly. इसको अगर हम बैंकिंग से कंपेयर करें, तो the real estate investment shares are very profitable as compared to the bank. देखिए, इसको आसान लफ्जों में अगर मैं समराइज करूं, तो ये एक किस्म की आपकी शेयर्स इन्वेस्टमेंट है। आप रियल स्टेट में मुख्तलिफ शेयर्स खरीद कर आप उन शेयर्स के मालिक बन रहे हैं। हम्म। उन शेयर्स के ऊपर आप अपना रेंटल इनकम भी ले रहे हैं। आप हम्म। अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है, हम्म। एक बिजनेस असूल के मुताबिक आप उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपना रिटर्न ले रहे हैं। हम्म। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ शेयर्स इन्वेस्टमेंट। आप एक प्रॉपर्टी के अंदर मुख्तलिफ शेयर्स खरीद लेते हैं। उन शेयर्स के अगेंस्ट आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के मुताबिक, एग्रीड अमाउंट के मुताबिक, आपको एग्रीड कैशबैक जो है वो मिलता है। सही है। अच्छा, एक आम आदमी बंदा है, वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, ठीक हम्म, है, उसने आके अपने पैसे जो थे उसने आपको दिए, हम्म। ठीक है, आपने उनकी इन्वेस्टमेंट कर दी। आप उनको पर्सनली क्या रिकमेंड करेंगे कि वो आजकल जैसे हमें देखने को मिलता है लाहौर में माशाल्लाह वर्टिकल काफ़ी काम चल रहा है, वर्टिकल चीज़ों के ऊपर, तो क्या उनको वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए या उनको एक प्लॉट लेना चाहिए? लोगों की ना बेसिकली माइंडसेट बना हुआ है कि हम अपनी ज़मीन हो, अपनी छत हो, और वो वर्टिकल की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि वर्टिकल फ्यूचर है इस टाइम? देखिए, आप अगर एक बिजनेस हब के अंदर, देखिए, अगर आप मेन सिटी के अंदर रहना चाहें और अगर आप मेन सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, तो आपके पास वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लाहौर की आउटस्कर्ट्स के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स या मुख्तलिफ रेजिडेंशियल ऑप्शन मिलती हैं। देखिए, बड़े शहरों में आपको डाउनटाउन एरियाज के करीब रहते हुए सिर्फ वर्टिकल लिविंग की ऑप्शन ही मिलती है। ऐसे में आप अगर आउटस्कर्ट्स पे जाना फिजिबल नहीं समझते, एंड इफ़ यू प्रेफर द डाउनटाउन एरियाज, सेंटर को फोकस करते हैं, आप सेंटर एरियाज को, सेंटर हब्स को फोकस करते हैं, तो देन यू हैव टू गो विद द वर्टिकल लिविंग ऑप्शंस। आप प्रेफर, अच्छा सामरी, आप प्रेफर क्या करते हैं कि एक बंदे को घर लेना चाहिए या प्लॉट? दोनों चीज़ें अगर आपको सेम प्राइस में मिल जाए, प्लॉट आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल कनाल का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको घर मिल रहा है 10 मरले का, तो एक आम आदमी को वैसे ही जनरल मशवरा, चूंकि हमें तो पता है हम रियल स्टेट से हैं, आप क्या देना चाहेंगे कि उसको इस तरफ जाना चाहिए? देखिए, द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर। अगर तो आपकी जो ज़रूरत है, इफ़ योर नीड इज़ रेजिडेंशियल नीड, इफ़ यू हैव अ रेजिडेंशियल नीड, देन आई विल सजेस्ट यू गो विद द हाउस। अगर आपका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो आप प्लॉट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। आपकी बताई हुई इन दो ऑप्शंस के अंदर रहते हुए, मेरा वर्डिक्ट ये है कि अगर आपकी डिमांड रिहाइश करना है, तो हम्म। आप घर खरीद सकते हैं। हम्म। अगर आपकी डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्लॉट खरीद सकते हैं। प्लॉट आपको सिर्फ कैपिटल गेन देगा, और घर आपको रेंटल इनकम और कैपिटल गेन मिला के ओवरऑल आरओआई प्लॉट से ज़्यादा देगा। अच्छा आसाम भाई, हमारे मुल्क में एक रियल स्टेट जो सेक्टर है, इसका कितना अफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में रियल स्टेट एक मेजर रोल प्लेयर है। एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न, एज फार एज डेवलपमेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, इकोनॉमी में हमेशा रियल स्टेट एक अहम किरदार अदा करती है। सही है, माशाल्लाह। तो एक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के पाकिस्तान के बड़े शहरों के बड़े प्रोजेक्ट्स की, लाइक डीएचए, हम्म, बहरिया टाउन, लेक सिटी, हम्म। इनमें से आपकी नज़र में कौन से प्रोजेक्ट बेहतर हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए?
देखिए पुराने दौर में सिर्फ ब्रांड का नाम होना काफ़ी था, बट आज के दौर में इन्वेस्टर इज़ वेरी स्मार्ट। पहले ब्रांड का नाम बिकता था, लोग फाइल्स खरीदते थे, लोग प्लॉट्स खरीदते थे, लेकिन आज का इन्वेस्टर, आज का कस्टमर, आज का बायर वो डिलीवरी देखता है। और हमेशा रियल एस्टेट में वो डेवलपर कामयाब हुआ है जिसने वैल्यू ऐड की है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये कि असम भी हमें किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक डेवलपर की हिस्ट्री देखनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि कितनी चीज़ें उन्होंने डिलीवर की हैं, और तब जाके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा असम भाई, मुझे बताएंगे पाकिस्तान में लोन लेकर जो है प्रॉपर्टी खरीदना, क्या ये बेहतर है मान ली? जी बिल्कुल बेहतर है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर लोन आप पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा और आपकी इनकम स्टेबल है और आपको प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप 5 या 10 या 20 साल के लिए ख़रीदने का प्लान करते हैं, तो फिर लोन आपके लिए बहुत फिजिबल है। और आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स ऐसी हैं अच्छा। जिनके ज़रिए एक आम आदमी भी लोन लेके अपना घर तमीर कर सकता है और उसकी अदायगी जो है वो 10 से 20 साल के आसान पेमेंट प्लान में कर सकता है। तो एज फार एज द लोन इज़ कंसर्न, अगर लोन आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी को, और उसके साथ साथ आप एक एक स्टेबल इनकम भी रखते हैं, तो फिर लोन लेकर प्रॉपर्टी लेना बनानी इज़ चाहिए। वेरी फिजिबल। ठीक है। अच्छा साम भाई, इसमें ना एक चीज़ आती है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो हम हालात देख रहे हैं, जो हमारा एक गवर्नमेंट की हमारी जो चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट होती है वो बाज़ औक़ात नहीं हो पाती, जो भी वजूहात होती हैं। क्या आप समझते हैं जो ये अभी हमारे पास स्कीम्स आती हैं, पहले भी आई थी, क्या वो स्कीमें हमारे लिए वैलिड होती हैं एक सर्टेन टाइम तक, या वो हमें एक झूठा जो समझे कि कोई चीज़ दिखा के उसके बाद हमें मिलती नहीं है? देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में बनाई जाती हैं, और अगर आप प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करें, प्रॉपर आप कंडीशंस को, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें, तो वो स्कीम्स आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। उसकी आसान मिसाल ये है कि बहुत से लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठाया है, और गवर्नमेंट हमेशा अपने सिटीजन्स को सपोर्ट करने के लिए ऐसी स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है। अच्छा हसाम भाई, लाहौर के अंदर कोई एरिया ऐसा है जिसमें आप खुद बजाय इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहाँ पर? देखिए प्रोविंशियल कैपिटल्स को हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ कंसिडर किया जाता है। लाहौर एक ऐसा शहर है जो पूरे पाकिस्तान में अपनी नौयत का वाहिद शहर है जहाँ पे हर कोई आना चाहता है, हर कोई रहना चाहता है, हर कोई यहाँ पे काम करना चाहता है, बिल्कुल। हर कोई यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है। तो लाहौर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं, और मेरे पास, अगर आप मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर लाहौर। सही। स्पेसिफिकली इन लाहौर मैं पाइन एवेन्यू को हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ, पाइन एवेन्यू को हमेशा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि पाइन एवेन्यू जिस जगह पर लोकेटेड है, यहाँ से लाहौर एक नई एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अच्छा। लाहौर का ये वाहिद कॉरिडोर है जो मोटरवेज के साथ भी कनेक्टेड है, रिंग रोड के साथ भी कनेक्टेड है, और एयरपोर्ट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू रिंग रोड। तो पाइन एवेन्यू के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यू विल बी इन्वेस्टिंग इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा हमें एआई टेक्नोलॉजी जो है वो रियल स्टेट में कैसे अपना किरदार पॉजिटिव अदा कर सकती है आपकी नज़र में, और कैसे कर रही है? देखिए नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है कि एआई शायद रियल स्टेट को खत्म कर रहा है, बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। एआई रियल स्टेट को ज्यादा कन्वीनियंट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है, और इसके साथ साथ डेटा एनालाइजेशन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो एआई इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल इन रियल स्टेट। सही है। हमारे रियल स्टेट में हम देखते हैं हसाम भाई, माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी आने से, मैं खुद भी रियल स्टेट का हिस्सा हूँ, तो हमने काफ़ी चेंजेस देखी। फॉर एग्जांपल हमारे जो लीड्स का सिस्टम है वो बहुत स्मूथली वर्क करने लग गया है। अच्छा हसाम भाई, एक क्वेश्चन है कि रियल स्टेट में एजेंट्स के ऊपर हमें कैसे ट्रस्ट करना चाहिए? हमने मार्केट में देखा है कि काफ़ी एजेंट्स हैं जो चीज़ें दिखाते कुछ है, और जब उनके पास हम जाते हैं तो वो चीज़ उनके पास नहीं होती। तो आप कैसे इस चीज़ को बताएंगे कि कैसे हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और कैसे हमें एक अच्छा एजेंट ढूंढना चाहिए? देखिए मॉडर्नाइजेशन इन रियल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरे ख्याल में एक डीलर को या एक सेलर को कंसल्टेंट होना चाहिए और एडवाइज़र होना चाहिए, ठीक। जो कस्टमर की प्रॉब्लम को या कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करे और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको कुछ सजेस्ट करे और रेकमेंड करे। रियल एस्टेट में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत से डीलर्स ऐसे हैं जो मार्केट में एक आर्टिफिशियल पुल क्रिएट करने के लिए बहुत से अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल। जिसे जिसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। हम्म। बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस देखने में आती हैं कि बाज़ डीलर्स या बाज़ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स फेक एड्स के ज़रिए बिल्कुल। एक आर्टिफिशियल क्लाइंट पुल क्रिएट करते हैं और बाद में दूसरी ऑप्शंस पे बात करते हैं। इससे कस्टमर का ट्रस्ट खराब होता है। बिल्कुल सर। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अ कंसल्टेंट, अ सेलर शुड बी एन एडवाइजर। बिल्कुल। इसमें सर हमारे सोसाइटी का भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है ना कि हम जब बाहर देखते हैं मिडल ईस्ट में, वहाँ पर कोई अगर रियल एस्टेट का काम करना चाहता है तो उनके प्रॉपर एक टेस्ट होते हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं, एक प्रोसीजर होता है, वहाँ से गुज़र के आते हैं। हम पाकिस्तान में ये चीज़ देखते हैं, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, कोई बंदा भी रियल एस्टेट में आके काम कर सकता है। क्या इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है, एजुकेशन का, उनके बैकग्राउंड का भी इफ़ेक्ट होता है? इस वजह से भी वो इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को इख्तियार करते हैं? देखिए, एजुकेशन का, सर्टिफिकेशंस का और ट्रेनिंग्स का काफ़ी अमल दखल होता है इस चीज़ में। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल हम एक रियल्टर के पास जब जाते हैं, हमें नहीं आइडिया होता ऑन ग्राउंड क्या चीज़ चल रही है, वो हमें सुनहरी बाग दिखा के यूँ समझिए कि हमसे पेमेंट ले लेते हैं। हमें तो नहीं आइडिया होता कि वो चीज़ है कि नहीं है, तो हमें इस चीज़ से कैसे बचा जाए? उनसे कौन से क्वेश्चन किए जाएँ? क्या सवालात हमारे होने चाहिए कि ये चीज़ है, तब हम बच सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रियल एस्टेट में हमेशा वो लोग नुकसान उठाते हैं जो जल्दबाजी करते हैं या जो लोग मुनाफे के लालच में आके गलत फैसला करते हैं। रियल एस्टेट इज ऑलवेज अबाउट सही फैसला ऑन सही टाइम, सही। राइट? तो इसमें आपने जो सिनेरियो बयान किया, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखें, आप लोकेशन देखें, आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, उस जगह का या उस प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस देखें और उसके बाद अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए फिर फैसला करें। सही है। अच्छा सर, ऐसे भी तो होता है कि बाज़ औक़ात जब आप जाते हैं किसी डेवलपर के पास, हम्म, तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन फेक भी दिखा सकते हैं, हम्म, ठीक है? हम्म, आप किसी डीलर के पास जाते हैं तो वो ऐसे जाली दस्तावेज़ात जाली बनाए होते हैं उन्होंने, कि वो आपने तो वेरीफ़ाई नहीं करना ना उस टाइम, तो हम्म। आप इसको क्या प्रोसीजर हो कि आपको वेरीफ़ाई करने का? और जहाँ तक फेक डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो आपके पास डिफरेंट पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट अच्छा। डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ से आप ये तमाम चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा। और अब तो इतनी कन्वीनियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी जाके ये तमाम चीज़ें जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। सही है, मतलब एक जो बायर है उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर जाके वो इन चीज़ों से बच सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा आसाम भाई, एक चीज़ बहुत मेरे माइंड में आती है हर दफ़ा कि यार हमारे पाकिस्तान के बड़े शहरों में माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोसाइटीज़ बिल्ड हो रही होती हैं। एक छोटे शहर में क्यों ये चीज़ें मौके नहीं पहुँचते, सोसाइटीज़ लोग क्यों नहीं बनाते? क्या वहाँ पे हर्डल्स होती हैं, लोग सोसाइटीज़ की तरफ क्यों नहीं जाते? एक-एक मतलब के घर बनाए होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं है। तो आपकी नज़र में वहाँ पर क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, जो होना चाहिए वहाँ पर? छोटे शहरों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स उस तरह से नहीं हो पाती, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाती। तो दिस कुड बी द मेन रीज़न कि छोटे शहरों में उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़। सही है। अच्छा साहब भाई, माशाल्लाह से हम देखते हैं कि लाहौर शहर काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, सोसाइटीज़ काफ़ी बन रही है। एक चीज़ मैंने नोट की, मैंने रियल एस्टेट का काम किया है, तो ये जो हमें 2, 3, 4 लाख इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट मिलते हैं, लोगों को इसमें क्या ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि गरीब जो तबका है एक आवाम का, वो इसमें बड़े मार खाते हैं। आप उनको कैसे बताएँगे कि इस तरफ ना जाएँ, वो एक किसी प्रॉपर इदारे की तरफ जाएँ, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, इतनी छोटी अमाउंट देख के वो वहाँ पर ना चले जाएँ? देखिए, कम कीमत
की बिना पर किया गया फैसला गलत साबित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रियल स्टेट में हमेशा फ्यूचर देखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को और कस्टमर्स को ये कहता हूँ, हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी कम कीमत का लालच करके इन्वेस्टमेंट मत करें। हमेशा फ्यूचर को माइंड में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करें। दैट कुड बी द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। अच्छा सर, जो ये हमारे मुल्क में फाइल सिस्टम है, इसको गैम्बलिंग के तौर पे भी कुछ लोग देखते हैं, तो आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मैं पर्सनली ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज को हमेशा इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ओवर सेलिंग के स्कैम से बचा जाए और नॉन डिलीवरी के इश्यूज को ओवरकम किया जा सके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, स्पेशली रियल स्टेट में, you have to see the you need to see the existence of that property on ground. बिल्कुल। अच्छा सर, आप बहरिया टाउन का इस टाइम जो हालात हैं वो आपके सामने है, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या मलिक रियाज साहब के जाने के बाद बहरिया टाउन को कुछ अफेक्ट हुआ है या वो स्मूथली अपने उस फ्लो में चल रहा है? बहरिया टाउन का एरा ख़त्म नहीं हुआ, बट मार्केट में उस तरह से तेज़ी और आसानी शायद नहीं है। पहले जो बाय एंड होल्ड वाला कल्चर था या सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन को कंसिडर किया जाता था, अब डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। अब कस्टमर्स कैश फ्लो को देखते हैं, सही। रिटर्न को देखते हैं। सो समराइजिंग दिस ऑल, बहरिया टाउन का एरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा सर, माशाल्लाह बहरिया टाउन को जैसे मलिक रियाज साहब ने बनाया, वो एक छोटे से घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने माशाल्लाह बहुत वहाँ से कमाया है बहरिया टाउन से। एक आम आदमी जब उनको देखता है तो एक उनको अलग लाइफस्टाइल दिखता है कि हम भी इस तरह कर सकते हैं। क्या एक आम आदमी रियल एस्टेट में आके इतना पैसा बना सकता है? देखिए, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर आप नेक नियति के साथ अपना काम पूरी लगन और दयानतदारी से करते हैं तो देर इज़ नो एम्बिग्विटी कि आप उस रिजल्ट को अचीव ना कर पाए। अल्लाह ताला पर गुमान रखिए, नेक नीति से काम कीजिए और इंशाल्लाह आप भी यू कैन डू द वंडर्स योरसेल्फ इंशाल्लाह। सही, मतलब ये चीज़ें पाकिस्तान में पॉसिबल है। एक आम आदमी अगर ये रियल एस्टेट में आता है तो वो ये चीज़ें अचीव कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, एक फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है आजकल, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो रियल एस्टेट में क्यों आए, उनको क्या फ़ायदे होंगे? चूँकि हमारा आजकल जो लोगों का माइंडसेट और जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनका आईटी और इस तरफ है, उनका जो है रियल एस्टेट की तरफ रुझान बहुत कम है। आप उनको क्या मशवरा देंगे कि यहाँ पर क्यों आए और क्या फ़ायदा होगा उनको? फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अपने स्किल सेट पे काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, बिजनेस को पढ़ें, बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद ये देखें कि किस इंडस्ट्री में उनका इंटरेस्ट जो है वो उन्हें एक्सेल करवा सकता है। सही। और उसके बाद फिर इंडस्ट्री का इंतखाब करें और उस पर पूरी लगन और पूरी मेहनत से काम करें। अच्छा सर, डॉलर का क्या हमारे पाकिस्तान रियल एस्टेट में भी इफेक्ट पड़ता है? देखिए, डॉलर का इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे होता है। द रीज़न बीइंग कि डॉलर बढ़ने से इम्पोर्टेड अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और ओवरऑल मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन क्रिएट होती है और इसकी वजह से हर चीज़ की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। बट डॉलर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा। द रीज़न बीइंग उनकी करेंसी बढ़ने से यहाँ पर उनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी करेंसी स्ट्रांग होने की बिना पर पाकिस्तान में एक अच्छी और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपने जिक्र किया था पाइन एवेन्यू का। क्या आपको लगता है कि पाइन एवेन्यू पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो आपके पास कौन से प्रोजेक्ट हैं या किस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कोई है स्पेसिफाइड कोई प्रोजेक्ट्स जिस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि व्यूवर्स को तो पता है पाइन एवेन्यू का लग गया है, लेकिन उनको क्या पता कि वो कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें? कोई है आपके माइंड में? पाइन एवेन्यू लाहौर की वाहिद ऐसी रोड है जिस पर कमर्शियल एक्टिविटी तेज़ी से बढ़ रही है।
और इस पाइन एवेन्यू को आबाद करने में बहुत से प्रोजेक्ट्स मेजर रोल प्लेयर हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो क्यू हाई स्ट्रीट एक बहुत अच्छा कमर्शियल वेंचर है, सही। जहां पर हमें मिक्स यूज कमर्शियल ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सनसेट स्क्वायर एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट, वेरी फर्स्ट टाइम इन लाहौर, जो कि रिंग रोड, पाइन एवेन्यू और सनसेट एवेन्यू के जंक्शन पर वाक़ है। अच्छा। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कमर्शियल लोकेशन के साथ साथ कमर्शियल विजिबिलिटी भी रखते हों, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी ऑप्शन कंसिडर किए जाते हैं, सही है। जहां पर अच्छा फुटफॉल क्रिएट हो सकता है, जहां पर एक ह्यूज पासिंग ट्रेड भी आपको मिलती है। बिल्कुल सर, माशाल्लाह बड़े अच्छे आपने प्रोजेक्ट बताए। इनका डेवलपर सर कौन है? क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों प्रोजेक्ट्स का डेवलपर है। अच्छा, माशाल्लाह सर। और इन और क्यू लिंक्स हैज बीन वर्किंग इन द मार्केट सिंस 2002। अच्छा। इट्स बीन मोर देन 2 decades। और अपने कमर्शियल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस के बाद क्यू लिंक्स ने पाइन एवेन्यू पर इन 2 प्रोजेक्ट्स का इंतखाब किया। इन सही। प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन, इन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन सिलेक्शन और इन प्रोजेक्ट्स का विजन इन्हें लाहौर के तमाम दीगर प्रोजेक्ट से मुमताज़ करता है, और इसके साथ साथ पाइन एवेन्यू की डेवलपमेंट के अंदर मेन रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच हसाम भाई, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। आपने हमें गाइड किया रियल एस्टेट के बारे में। हमारे जो क्वेश्चन थे वो माशाल्लाह से बहुत क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ गाइस, आप लोगों को भी जो क्वेश्चन होंगे वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो ओवरसीज़ हमें देख रहे हैं उनके भी जो क्वेश्चन होंगे पाकिस्तान के करंट रियल एस्टेट के हालात के हवाले से, वो भी काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए लोपिस्तान मीडिया को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।